हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बिजनेस साइकिल्स के बारे में बात करेंगे। बिजनेस साइकिल्स क्या होते हैं, उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स उसके उसके सारे रियल टाइम एग्जाम्पल्स, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग IRDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें समझनी है कि बिजनेस साइकिल होता क्या है। तो बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द रीअकरिंग पैटर्न ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर द टाइम। तो होता क्या है कि कोई भी इकोनॉमी को अगर हम देखेंगे ना, तो वो इकोनॉमी हमेशा कभी भी एक सिंगल लाइन की तरह या एक फ्लैट लाइन की तरह नहीं चलती, राइट। वहाँ पे डिफरेंट तरह के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। कई बार वो इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही होती है, कभी वो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। तो ये रीअकर होता रहता है। तो ये जो रीअकरिंग पैटर्न है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हो रही हैं, ठीक है, उसी चीज को हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। और इसको हम मेजर किस चीजों में करते हैं? तो इसको मेजर करते हैं हम रियल जीडीपी की वैल्यू क्या चल रही है, एम्प्लॉयमेंट की क्या रेट चल रहा है, इनकम लेवल्स क्या चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट किस तरह का है। तो जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके थ्रू हम उसको मेजर करते हैं और उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं कि भाई अभी हमारा एक्सपेंशन चल रहा है या हमारा कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। एंड बेस्ड ऑन और उसी पैटर्न को जब हम स्टडी करते हैं तो वो एक बिजनेस साइकिल बन जाता है। It reflects to the natural rise and fall of economic growth in the capitalist economy and is influenced by both market dynamics and policy decision. अब एक चीज जो और समझनी है वो ये है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, राइट। ये हम ऐसा नहीं है कि आप इसको चाहकर इसको ऊपर कर दोगे या चाहकर इसको नीचे कर दोगे। दैट इज हाउ इट डजंट वर्क। आपके पॉलिसी डिसीजंस डेफिनेटली उसको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और मार्केट के डायनामिक्स भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो कुछ कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक ये नेचुरल है। बेसिकली हमें हर इकोनॉमी में आपको राइज भी देखने को मिलेगा, आपको फॉल भी देखने को मिलेगा। और उसी चीज को जब हम पढ़ते हैं, उसी चीज को जब हम मेजर करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल। अब इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है बिजनेस साइकिल आर द टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन फाउंड इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द नेशन दैट ऑर्गेनाइज देयर वर्क मेनली इन द बिजनेस एंटरप्राइज। अब बेसिकली एक बिजनेस साइकिल है क्या? जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ स्टडी ऑफ फ्लक्चुएशंस। जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, कभी राइज आता है, कभी फॉल आता है। किस चीज का? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। एक नेशन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं और जिसको आप मेजर कर रहे हो डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर के थ्रू, उन चीजों को आप जब एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिपोर्ट करते हो, एक साइकिल की तरह उसको दिखाते हो, उसकी फ्लक्चुएशन को स्टडी करते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि ये रीअकर करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये रिपीट करता है अपने आप को। जरूरी नहीं है कि एक रेगुलर इंटरवल पे ही करे कि भाई आज 3 साल पहले ऐसा हुआ तो 3 साल बाद ऐसा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार वो बहुत जल्दी जल्दी भी रिपीट कर सकता है, कई बार बहुत टाइम भी लग सकता है। तो पहली चीज जो समझनी है वो ये है कि ये बहुत रीअकरिंग है। दूसरा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो वेव जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक वेव जैसा फॉर्म लेता है स्ट्रक्चर। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो कभी अपवर्ड की तरफ जाता है, वेव कैसे चलती है? कभी अपवर्ड की तरफ जाती है, कभी डाउनवर्ड की तरफ जाती है। तो दैट इज हाउ इट्स मूवमेंट इज। ग्लोबल इंपैक्ट की बात करें तो हर इकोनॉमी से इंपैक्टेड होती है। कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो इंपैक्टेड नहीं होती। वर्ल्ड की हर कंट्री की इकोनॉमी, चाहे आप 2008 का क्राइसिस देख लो, आप 2000 का क्राइसिस देख लो, 2020 कोविड वाला क्राइसिस देख लो, मतलब टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे पूरा वर्ल्ड इससे इफेक्टेड होता है। मल्टीपल वेरिएबल इसमें इसको यूज किया जाता है यहाँ पर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके इंडिकेटर्स को देखने के लिए जीडीपी देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, इन्फ्लेशन देखते हैं, इन्वेस्टमेंट देखते हैं। ये सब कुछ हम देखते हैं कंट्री का, टू अंडरस्टैंड कि भाई अभी के लिए बिजनेस हमारा या अभी के लिए हमारी कंट्री कैसा कर रही है। इसके अलावा एसिमेट्रिक होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशंस जो होते हैं, जो इसके जरूरी नहीं है कि बहुत तुरंत तुरंत ऊपर जाएगा और बहुत तुरंत तुरंत नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। एसिमेट्रिक भी हो सकता है। कई बार क्या है कि कुछ बहुत टाइम तक ऊपर रहेगा और फिर एकदम से शार्प फॉल आ जाएगा, और ये कई बार बहुत ज्यादा टाइम तक नीचे रहेगा फिर एकदम से राइज हो जाएगा, राइट। तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं कर सकते कि भाई इसी तरह का पैटर्न बनेगा। बट हर इकोनॉमी में, हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट तरह के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं टाइम टू टाइम। बट पैटर्न देखने को जरूर मिलते हैं। अब इसके की फेजेस की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन से की फेजेस होते हैं, तो सबसे पहला जो फेज उसमें आता है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन क्या होता है उसकी बात करते हैं, इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब आपकी जीडीपी जो होती है वो ग्रो कर रही होती है, राइट। आपका जीडीपी बढ़ रहा है, आपके एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहे हैं, आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, आपकी कंट्री की कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो वहां पर आप एक्सपेंशन देखने को मिलता है आपको, ठीक है। इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है। जैसे इंडिया में अभी अगर आप देखोगे तो ये सब कुछ अभी
काफ़ी अच्छा है, मतलब देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आ रही है, कंज्यूमर का स्पेंडिंग पावर काफ़ी बड़ा है, कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी हो रहा है। तो पिछले अगर 10 सालों को उठा के आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि इंडिया में एक अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक अच्छा मॉडरेट इन्फ्लेशन भी देखने को मिलता है और लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उस कंट्री पे कि भाई ये कंट्री डेवलप कर रही है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, इंडिया का 2003 से लेकर 2007 वाला पीरियड भी बहुत अच्छा था, जब आईटी सेक्टर हमारा बहुत बूम कर रहा था, राइट। 2008 के क्राइसिस के पहले की बात हो रही है, जब एफडीआई का इन्फ्लोज बहुत बढ़ गया था, जीडीपी का रेट बहुत अच्छा चल रहा था। यूएस में ऐसे ही 1992 से लेकर 2000 तक का जो पीरियड था, बहुत ज़्यादा बूमिंग पीरियड रहा है। ठीक है, तो हर कंट्री में टाइम टू टाइम ये पीरियड देखने को मिलता है। तो उसका जो पहला स्टेज है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। सेकंड जो होता है वो हमारा पीक होता है। अब पीक का क्या मतलब है? पीक मतलब जब आपकी जो इकोनॉमी होती है वो एक मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंच जाती है। मैक्सिमम आउटपुट मतलब जितना उसका मैक्सिमम कैपेबिलिटीज है उतने लेवल तक वो पहुंच गई है। वहाँ की एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे चल रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेशन का प्रेशर और ज़्यादा आपका बढ़ने लगेगा। ठीक है, प्लस जो आपकी कहते हैं ना ओवर ऑप्टिमिज्म हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार और बढ़ेगा और बढ़ेगा, लेकिन अगर देखोगे ग्रोथ स्टैग्नेंट होने लग जाती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की स्पेक्यूलेशन बढ़ती है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी हम लगातार को कहते हैं ना उसको बढ़ाते रहते हैं ताकि इन्फ्लेशन को हम कर्ब कर सकें। ठीक है, बट आप देखोगे एक पीक लेवल पे पहुंच गया है और एक कांस्टेंट लेवल पे अब खड़ा है, स्टेगनेंट नजर आ रहा है। जैसे अगर आप यूएसए की बात करो 2007 में, जब ये सब प्राइम मॉर्गेज मार्केट वाला जो था वो बहुत ओवरहीट कर दिया था, उसने रियल एस्टेट मार्केट को इतना ज़्यादा पीक कर दिया था कि उसकी वजह से वो एक पीक लेवल पे आ गई थी और वहाँ से सिर्फ गिर ही सकती है, वहाँ से लोगों को लग रहा है और ऊपर जाएगी, बट मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ के बाद ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रह जाती है। जापान में आप लेट 90s 80s की बात करो, वहाँ पर भी इसी तरह हुआ था, एकदम एसेट प्राइस बबल हो गया था कि लग रहा था कि अब कोलैप्स होगा ही होगा, राइट। और हर कंट्री में आप देखोगे टाइम टू टाइम, जैसे रियल एस्टेट मार्केट को मैं अभी भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी एक पीक, काफी टाइम से एक पीक पे चल रहा है वो, तो वहां पे भी काफी पॉसिबिलिटी दिखती है कि यार उसमें अब और ऊपर होने का स्कोप कम है, नीचे आने का स्कोप ज्यादा है। थोड़ा सा भी रिसेशन आएगा, थोड़ा कुछ इशू आएगा तो बहुत क्विक फॉल होगा, क्योंकि मार्केट काफी तेजी से पीक कर चुका है। कॉन्ट्रैक्शन की बात करें जो हमारा थर्ड स्टेज है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? सबसे पहले ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या होगा, जीडीपी घटेगा। ठीक है, प्रॉफिट आपका कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, इंडस्ट्रियल आउटपुट कम होगा। ठीक है, एक्सपेंशन का उल्टा होने लगेगा सब कुछ। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगा, राइट। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस, अगर किसी भी तरह का देखो रिसेशन आता है, राइट, कोई भी रिसेशन होगा, डाउन साइजिंग होगी, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आएगी आएगी, वहां पे सब कुछ घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसी को यहीं से रिसेशन की शुरुआत होती है, जब आपकी जीडीपी जो है वो नेगेटिव तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ग्रोथ हो ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा। और जिसका डर काफी दिख रहा है, 2025 में काफी हद तक ये शोर मचा हुआ है कि इस एंड साल के एंड तक शायद रिसेशन देखने को मिल सकता है। 2008 का तो हम सबको याद ही है, राइट, ग्लोबल क्राइसिस आया था, राइट, 2008 में ट्रिगर हुआ लेमन ब्रदर्स से और फिर ग्लोबल रिसेशन देखने को मिला, हर जगह दिक्कत आई और सेम हैपेंड विद इन कोविड पीरियड ऑल्सो। और 2025 में भी लग रहा है कि कुछ चांसेस बन सकते हैं। इंडिया का 2021 का भी पीरियड, वही कोविड वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, यहाँ पर भी मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था, बहुत तेजी से सर्ज बढ़ा था, राइट। नेक्स्ट हमारा जो होता है दैट इज कॉल्ड ट्रो। ट्रो मीन्स एक तरह का स्लम्प आना, एक तरह का डिप्रेशन स्लम्प आना। तो उसमें इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि जो इकोनॉमी है ना, बॉटम बॉटम पॉइंट पे आ जाती है। एक जैसे पीक था, पीक पीक मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट, और ट्रो मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट। तो इसमें क्या होता है, एकदम आपकी इकोनॉमी बॉटम लेवल पे जा चुकी है भाई, एम्प्लॉयमेंट बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, डिमांड नहीं है। ठीक, काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स कॉमन है, क्योंकि वहाँ पर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, लोगों के पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है लेकिन उनकी गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है, गवर्नमेंट पैसा डालेगी कैसे? ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ कुछ स्टिमुलस पैकेज वगैरह यहाँ वहाँ से आईएमएफ से ले लिया, कुछ वर्ल्ड बैंक से ले लिया, कुछ ना कुछ इधर उधर मांगती फिरती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई उससे कुछ रिकवरी हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो सके, राइट। बट कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि, लेकिन एक अच्छी बात क्या होती है इसमें कि ट्रो जब बहुत आप नीचे लगे होते हो ना, तो वहां से एक नए एक्सपेंशन होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो ये एक फायदा भी है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो यूएस से याद करो, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया था, 1932 के टाइम पे जब एकदम नीचे लग गई थी, जीडीपी का बुरा हाल था, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत हुई, राइट। उसी तरह से इंडिया का भी 2020 का पीरियड अगर आप देखो, हमने फिस्कल स्टिमुलस को यूज़ किया, लिक्विडिटी आरबीआई ने कितना उस समय ट्रिगर किया, और आप देखो उसके बाद बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ हर चीज़ों में। कुछ एडिशनल फेजेस भी होते हैं, जैसे बूम फेज आता है, कई कई बार क्या होता है कि बहुत एकदम तेजी से एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से ओवर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, ओवर कंजम्पशन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बूम पे चीज़ें चली गई, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, बहुत इतना नीचे चले गए कि भाई निकलना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, और लंबे समय तक हो सकता है वो पीरियड चलता रहे। तो ये कुछ एडिशनल फेजेस हैं। अब बिजनेस साइकिल्स के कॉजेज क्या होते हैं? तो कुछ तो इंटरनल कॉजेज हैं और कुछ एक्सटर्नल कॉजेज हैं, मैं दोनों आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहले तो आ गया अपना इंटरनल कॉज। तो सबसे पहला जो फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी देखो
कहीं ना कहीं कोई भी कंट्री या कोई भी इकोनॉमी जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रोल इन्वेस्टमेंट का होता है कि भाई बाहर से कितना इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है, आप में कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो जब आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ रहा होता है, प्लस आप भी इन्वेस्टमेंट अपना डाल रहे होते हो, राइट, आप अपने इंटरेस्ट को चेंज कर रहे होते हो, बिजनेस में कॉन्फिडेंस दिखा रहे होते हो, उसकी वजह से फ्लक्चुएशन कितनी होती है उसके हिसाब से वो एक इंटरनल रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल इफेक्ट होता है। दूसरा, क्रेडिट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है, कि आपकी जो क्रेडिट पॉलिसीज हैं वो किस तरह की है, उससे बहुत डिपेंड करेगा कि अभी आपका बिजनेस किस तरफ जाएगा, बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन की तरफ जाएगा या कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएगा। प्लस आपका जो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है उसको आप कैसे कर रहे हो, ठीक है, क्या ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या लेस प्रोडक्शन हो रहा है, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, इन चीज़ों का बहुत रोल है इन द बिजनेस साइकिल। एक्सटर्नल कॉजेज क्या है, तो जैसे हमको बताया ग्लोबल शॉक्स लगातार लगते रहते हैं, कोई वॉर हो गया, कोई ऑयल प्राइस का चेंज हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, या कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया। अब देखो एआई का बूम आ रहा है, तो वो भी एक तरह का एक्सटर्नल कॉज है, राइट। वो किधर बैठेगा ऊँट, एआई तो अभी उस ऊँट की तरह है कि वो किस करबट बैठेगा भी नहीं पता, राइट। इट माइट हेल्प पीपल, इट माइट नॉट हेल्प पीपल, डिपेंडिंग अपॉन, राइट। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर हो जाए जैसे कोविड-19 में हुआ था, राइट। तो इस तरह से कुछ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में है। इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा सकते हो, क्रेडिट पॉलिसी में चेंजेस किए जा सकते हैं, इन्वेंटरी एडजस्टमेंट्स किए जा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई हर फेज का अलग अलग इम्पैक्ट है। एक्सपेंशन होता है तो जॉब्स बहुत बढ़ती हैं, वेजेस बढ़ते हैं, टैक्स का रेवेन्यू बढ़ता है। पीक पर होते हैं तो इन्फ्लेशन, ऑलरेडी रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है और एक बबल स्पेक्यूलेट हो रहा होता है। रिसेशन में होते हैं तो जॉब लॉस हो रहा होता है, कंज्यूमर की स्पेंडिंग कम हो रही होती है। और ट्रो पे होते हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत लो हो जाता है, सोशल अनरेस्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपके पास पैसा भी नहीं है डालने के लिए। कुछ कुछ थ्योरीज भी हैं जो इनको एक्सप्लेन करती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे जो केनीजियन थ्योरी थी जो कि जेम केन्स ने दी थी, उन्होंने कहा था कि भाई डिमांड की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा रिसेशन लाती है। तो अगर डिमांड कम हो जाएगा मार्केट में तो कहीं ना कहीं रिसेशन उसकी वजह से आएगा और गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए। ये उनकी थ्योरी कहती थी। जो मॉनेटरिस्ट की थ्योरी थी, जो मिल्टन फ्रीडमैन ने कंट्रीब्यूट किया था, उन्होंने कहा था भाई फ्लक्चुएशन इन मनी सप्लाई, जो फ्लक्चुएशन मनी सप्लाई में होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस साइकिल बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है या कॉज होता है उसकी वजह से। जो रियल बिजनेस साइकिल था, जो प्रेस्कॉट ने जिसमें कंट्रीब्यूट किया था, उन्होंने कहा था भाई एक्सटर्नल शॉक का बहुत रोल है, टेक रोल हो गया, वॉर हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ होगी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है बिजनेस साइकिल। और जो ऑस्ट्रियन स्कूल था, उन्होंने जिसमें हेक ने कंट्रीब्यूट किया, तो उन्होंने कहा था भाई क्रेडिट का बूम या ओवर इन्वेस्टमेंट की वजह से साइकिल ऊपर नीचे होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था जस्ट टू एक्सप्लेन कि उनके हिसाब से बिजनेस साइकिल क्यों होता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि भाई देखो बिजनेस साइकिल अनअवॉइडेबल है, ये रोका तो नहीं जा सकता, ये तो पक्की बात है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, गवर्नमेंट कुछ कुछ चीज़ें ला सकती है इसको काउंटर करने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे अच्छा और बुरा टाइम आएगा ही आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। बिजनेस टू एडजस्ट स्ट्रैटेजी, बिजनेस को अपनी स्ट्रैटेजीज और इन्वेस्टमेंट्स को इफेक्ट को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए। बेसिकली इंटरनल चीज़ें जो आपके हाथ में उस पर आप कंट्रोल कर सकते हो, तो वो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो। प्लस इंडिविजुअल्स को अपनी इनकम और सेविंग्स को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर जैसे हमें लग रहा है कि रिसेशन आ सकता है, तो ये वो टाइम नहीं है कि आप जाकर के बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो। अब वो टाइम है जब आप सेव करो, राइट। तो आप माहौल को समझो, तो भाई इकोनॉमी में माहौल कैसा बन रहा है उसके हिसाब से आप एक्ट करो। तो हेल्दी इकोनॉमी डजंट अवॉइड बिजनेस साइकिल्स, बट वो मैनेज करती है। तो एक कोई भी अच्छी इकोनॉमी उसको अवॉइड नहीं कर सकती, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन आप उसको अच्छा मैनेज कर सकते हो विथ वाइज पॉलिसी एंड गुड प्लानिंग। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं इसके सारे पीडीएफ, सारे नोट्स अपने टेलीग्राम और अपने नोट्स मास्टर जो यूट्यूब में हम ज्वाइन करके आप ले सकते हो, उसमें मैं अपडेट करता हूँ, ये भी वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।